फिल्म की शुरुआत में हमें अटलांटिका का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मौसम वैज्ञानिक जिसका नाम जैक होता है, वो अपने दो दोस्तों के साथ जांच के लिए बर्फ का सैंपल इकट्ठा कर रहा होता है। पर तभी अचानक वहाँ पर बर्फ धंसने लगती है और देखते ही देखते उस जगह में एक बड़ी और गहरी खाई बन जाती है। साथ ही उन्होंने जो बर्फ का सैंपल इकट्ठा किया था वो उस खाई के अपोजिट साइड में होता है। जैक अपने मेहनत को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उस पर छलांग लगा देता है और उस सैंपल को लेकर वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। अगले सीन में हमें एक यूएन कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है जो कि न्यू दिल्ली में कंडक्ट हो रहा था और उस जगह में जैक भी मौजूद होता है और वो उस मीटिंग में वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर बहुत ही तेजी के साथ पिघल रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ी तबाही होगी और अगर उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो इंसानी सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। तभी वहाँ पर मौजूद यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जैक से कहते हैं कि जो सोल्यूशन तुम करना चाहते हो उसमें बहुत ही ज्यादा खर्च आएगी और आखिर वो खर्च देगा कौन। तभी जैक उससे कहता है कि अगर वो खर्च के चलते इस प्रॉब्लम से भागेंगे तो आने वाले 100 सालों में इंसानी सभ्यता का अंत होना निश्चित है। हालांकि वहाँ मौजूद बहुत सारे लोग जैक के इन बातों को सीरियस नहीं लेते और वहाँ से चले जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि हालात अब धीरे धीरे और भी ज्यादा बदतर होने लगी है और मौसम काफी तेजी के साथ बदल रहा है, जहाँ पर टेम्परेचर एक जगह पे 13 डिग्री तक गिर चुका है और समुद्र में बहुत ही बड़े बड़े तूफान उठने लगे हैं। इसके साथ ही टोक्यो में बर्फ के बहुत ही बड़े बड़े गोले गिरते हैं, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत ही ज्यादा गंभीर चोटें आती है। दिन शिफ्ट होता है जहाँ पर जैक निराश होकर अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा सैम एग्जाम में फेल हो चुका है। जैक को ये विश्वास ही नहीं होता क्योंकि उसका बेटा काफी ज्यादा होनहार था। वो अपनी बेटी से पूछता है कि आखिर तुम फेल कैसे हो गए, जिस पर सैम अपने पिता से कहता है कि उन सारे क्वेश्चंस का आंसर उसे पता था लेकिन उसने कॉपी पे नहीं लिखा, जिसके कारण प्रोफेसर ने उसे फेल कर दिया क्योंकि उसका मानना है कि इंसान को बस काबिल होना चाहिए, चाहे कागज की हेल्प से उसे फेल किया जाए या पास। इन सब के अलावा सैम ने एक क्विज कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट किया होता है और इसीलिए वो और उसके क्लासमेट्स उसी क्विज को देने के लिए प्लेन से न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनका प्लेन अनबैलेंस हो जाता है, जिससे सैम काफी ज्यादा घबरा जाता है। पर थोड़ी ही देर में वो प्लेन वापस से नॉर्मल हो जाता है और कुछ घंटों के सफर के बाद ये लोग न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ की सड़कों पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसीलिए उन्हें रास्ते में ही उतरना पड़ता है। तभी सैम आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर बहुत सारे पक्षी उड़कर कहीं पे जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी चीज से डर कर भाग रहे हो। अगले सीन में हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि समुद्र के मौसम की जानकारी को रखता है, जहाँ वो लोग देखते हैं कि मौसम बहुत ही तेजी के साथ बदल रहा है और बहुत सारे जगहों में टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर चुका है। उन्हें ये सब देखकर अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। उसके बाद वो प्रोफेसर जैक को कॉल लगाता है क्योंकि यूएन कॉन्फ्रेंस मीटिंग में वो प्रोफेसर भी मौजूद था। वो जैक को सारी बात बताता है। जैक को भी ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि उसके मुताबिक जो तबाही आने वाली थी वो तकरीबन 100 सालों में आने वाली थी। वहीं पे दिखाया जाता है कि लॉस एंजलिस में बहुत ही बड़े बड़े बवंडर उठने लगते हैं और वो कुछ ही घंटों में पूरे के पूरे लॉस एंजलिस को बर्बाद कर देते हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए सारे प्लेन और सारे ट्रेन यात्रा को रद्द कर दिया जाता है। इस तबाही को देखते हुए बड़े बड़े अधिकारी फिर से एक मीटिंग बुलाते हैं और इस बार बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये तबाही कितनी देर तक रह सकती है। तभी जैक उन लोगों को सारी जानकारी को साझा करता है, पर कुछ लोग अभी भी जैक की बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि जैक हमेशा ही गलत होता है, क्योंकि उसने हमें बताया था कि 100 सालों में ये तबाही आने वाली है और अभी से इतना बुरा हालत है। लेकिन वहीं पे कुछ वैज्ञानिक जैक की तरफ होते हैं और वो साथ मिलकर एक और शोध करते हैं, जहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि ये तूफान बहुत ही बड़े स्तर में फैलेगी, जिससे करोड़ों की संख्या में लोगों की जान जाएगी। जैक जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ के पूरे शहर को खाली करना होगा और सारे लोगों को किसी सेफ लोकेशन में भेजना होगा क्योंकि कुछ ही हफ्तों में इस पूरी जगह में तबाही मच जाएगी। पर वाइस प्रेसिडेंट जैक को समझाते हैं कि वो पूरे के पूरे शहर को खाली नहीं करवा सकते और हो सकता है कि वो इस बार भी गलत हो और ऐसा कुछ ना होने वाला हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें 3 हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहे थे, पर तभी अचानक टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर जाता है और उनके हेलीकॉप्टर के पंखे आसमान में ही रुक जाते हैं, जिससे वो उड़ नहीं पाते और क्रैश हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठे सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद हमें न्यूयॉर्क को दिखाया जाता है जहाँ पर सैम होता है। उस जगह में भी बहुत ही भारी बारिश हो रही होती है और देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सुनामी आने लगती है और वो पूरी जगह पानी में डूबने लगती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि फिर से रिसर्च कर रहा होता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि 3 बहुत ही बड़े बड़े तूफान पृथ्वी के अलग अलग जगहों से उठ रहे हैं और ये कोई मामूली तूफान नहीं है बल्कि बर्फीला तूफान है। मतलब कि ये अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को जमा देंगे और 24 से 48 घंटों में ये तूफान पूरी दुनिया में फैल जाएगी और तकरीबन 6 से 8 दिनों तक रहेगी और जब ये तूफान थम जाएगा तो पूरी की पूरी पृथ्वी आइस एज में होगी और चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ होगा।
वो इस जानकारी को तुरंत उसी प्रोफेसर के पास साझा करता है और उसे तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ ही घंटों में वो तूफान वहाँ भी आने वाला है। हालांकि वो प्रोफेसर उस जगह से निकलने के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा है और वो वहाँ से नहीं निकल सकता। वहीं पर सैम को दिखाया जाता है, उस जगह में पानी का लेवल बहुत ही ऊपर हो चुका है, लेकिन सैम जैसे तैसे अपने पिता के पास कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि ये मौसम के बिगड़ने का कारण क्या है। जैक अपने बेटे से कहते हैं कि ध्यान से सुनो कि 3 बड़े-बड़े तूफान आने वाले हैं जो कि बर्फ के तूफान हैं और तुम्हें एक सेफ लोकेशन में जाना होगा और खुद को गर्म रखना होगा। इसके साथ ही वो अपने बेटे से कहते हैं कि वो उसे लेने के लिए आ रहा है और तब तक वो सेफ रहे, और फिर जैक अपने बेटे को लाने के लिए निकल जाता है। पर तभी वहाँ पे जैक का सीनियर आ जाता है। वो जैक से कहता है कि तुम्हें इस जानकारी को वाइस प्रेसिडेंट को पहुँचाना होगा, क्योंकि हो सकता है हम कुछ लोगों की जान बचा सके। जैक को ना चाहते हुए भी एक मीटिंग को बुलाना पड़ता है, जहाँ पर वो वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि 3 बर्फ के तूफान पूरी दुनिया में फैलने वाले हैं, जो कि 6 से 8 दिन तक चलेंगे, और जब ये तूफान रुकेगा तो हम लोग आइस एज में होंगे। और इस बार सभी लोगों को जैक पर भरोसा होता है। वो सभी जैक से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जैक उन लोगों को बताता है कि हमें जितना हो सके लोगों को दक्षिण की तरफ मूव करना होगा, क्योंकि ये तूफान उत्तर की तरफ से आ रहा है। साथ ही जितने भी लोग अब उत्तर में मौजूद हैं वो लोग अब जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि हम उन्हें नहीं बचा सकते। इतना कहकर वो अपने बेटे को लाने के लिए निकल जाता है। वहीं पर सैम और बहुत सारे लोग एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी में होते हैं, लेकिन वो सारे लोग दक्षिण की तरफ पलायन करने लगते हैं। सैम उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो इतने कम समय में दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ सकते और ये तूफान बहुत ही कम टाइम में उन लोगों को जकड़ लेगा, और इसीलिए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए बल्कि यहीं पर रुककर तूफान के थमने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन वहाँ मौजूद बहुत सारे लोग उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। सैम के साथ सिर्फ उसके क्लासमेट्स होते हैं। सैम उन लोगों से कहता है कि तुम लोग डरो मत, मेरे पिता यहाँ पर आने वाले हैं और वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। वहीं पर जैक को दिखाया जाता है, जो कि कार से सफर कर रहा था, लेकिन तभी उसके आगे बहुत ही मोटी बर्फ आ जाती है। साथ ही उसके 2 दोस्त भी उसके साथ होते हैं और फिर वो लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर सैम के दोस्त के पैरों में चोट लग जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलने लगता है। सैम को लगता है कि अगर इसका इलाज जल्दी नहीं हुआ तो ये यहीं पे मर जाएगी, और तभी वो बाहर देखता है। बाहर एक कार्गो शिप आ चुकी होती है, जो कि उसी बड़ी सुनामी की वजह से आई थी। सैम को लगता है कि वहाँ कुछ दवाई जरूर होगी, और इसीलिए वो और उसके दोस्त उसी शिप तक पहुँचने लगते हैं और काफी मुश्किलों के बाद वो दवाई को ढूंढ लेते हैं और वहाँ से आने लगते हैं। पर उसी वक्त सैम देखता है कि बाहर बहुत सारे आदमखोर भेड़िए आ चुके हैं और वो भेड़िए उन लोगों पे अटैक कर देते हैं। सैम काफी चालाकी और बहादुरी के साथ उन लोगों को उसी शिप में ट्रैप कर देता है और वापस उसी लाइब्रेरी की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी वो बर्फीला तूफान उस जगह में पहुंच चुका था और वो अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को फ्रीज कर रहा था। सैम और उसके दोस्त बहुत ही तेजी के साथ दौड़ लगाते हैं और उस बर्फीले तूफान के पहुंचने से पहले ही उसी रूम तक पहुंच जाते हैं और वहाँ किताबों की मदद से आग जलाने लगते हैं। वहीं पे जैक और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, वहाँ भी वो बर्फीला तूफान पहुंच चुका था और इन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक जगह में ठहरना पड़ता है। और जब ये तूफान वहाँ से निकल जाता है तो ये लोग वापस से आगे बढ़ने लगते हैं। ये लोग देखते हैं कि पूरे बिल्डिंग्स के ऊपर काफी मोटी बर्फ है और ये लोग एक बिल्डिंग के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे उस बिल्डिंग का कांच टूट जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास जो सामान होता है वो बहुत ही ज्यादा भारी होता है और उसी के कारण वो कांच टूट गई थी। और ये तीनों आपस में रस्सी की सहायता से बंधे होते हैं, इसीलिए ये उसी बिल्डिंग में गिरने लगते हैं। हालांकि जैक एक हुक की सहायता से लटक जाता है और इन लोगों से कहता है कि तुम्हें सामान को छोड़ना होगा, लेकिन इस कोशिश में उनका एक साथी मारा जाता है। और अब जैक और उसका एक दोस्त कुछ घंटों के बाद उसी जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे सैम था, लेकिन वहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक था। जैक के दोस्त को लगता है कि शायद सैम जिंदा नहीं बचा है, लेकिन जैक उसी लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता है जहाँ पे वो उसी कमरे से कुछ लाइट्स को देखता है, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे आग जलाई होती है। और फाइनली जैक अपने बेटी सैम से मिल जाता है। सैम अपने पिता को देखकर उसके सीने से लग जाता है और वो उन लोगों को सही सलामत बचा लेता है। साथ ही अब ये दिखाते हैं कि पूरी दुनिया का सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, लेकिन बर्फ अभी भी बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।